चलिए जो शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए क्लास नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास 1 2 3 जरूर देखा होगा। भाई नहीं देखे हो ना तो अभी के अभी ये वीडियो बंद करके जाओ। 1 2 3 ठीक है, इसको आप देखो। जब तक आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखोगे आपको उतना मजा भी नहीं आएगा। दूसरी चीज की पता ही है कि जैसे अगर मुझे लिखना है इंग्लिश में मुझे अपना नाम लिखना है, ठीक है, मेरा नाम हो गया ये विवेक। तो विवेक लिखने से पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि ABCDEF ये सब क्या है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो शुरू कहाँ से होता है? बेसिक से। पहले हम ABCD सीखे फिर विवेक लिखना सीख गए, है ना। कोई डायरेक्ट विवेक लिख के ABCD नहीं सीखता। तो वही चीज है कि आपको क्लास 1 2 3 जरूर देखना चाहिए। और रिलेटेड पीडीएफ जो है आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट आपको पता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो शायद नहीं पता होगा, नहीं तो हर बच्चे को पता है, globaliti.org। पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए रटना मत मेरे भाई, रटना मत दोस्तों, ठीक है। भाई दोस्त जो भी हो, आपको जो भी अच्छा लगे, सब मिलाकर अच्छा चाहिए रिजल्ट। और अपने अंदर आपको डेवलपमेंट लाना है। इन क्लासेस को समझो। और मैं हमेशा से कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ भी कह देता हूँ कि सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। सबसे आसान भी है लेकिन फेल भी होते हैं। आसान इसलिए है, सबसे आसान इसलिए है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं व्यवहारिक क्वेश्चंस होते हैं। हर चीज के हर चैप्टर के बारे में 50% आपको पता होता है। जरूरी क्या होता है? क्वेश्चंस को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो समझ लो जितने क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 का आंसर आपको खुद आ जाएगा। अब जब वीडियो देखते हो तो आपको पता भी चलता है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा बहुत बताना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे आपको पता चल जाए नहीं अब पढ़ना है, तैयार हो जाओ, ठीक है। तो तैयार करने के लिए थोड़ा सा ये इंट्रो देना भी जरूरी होता है। क्लास नंबर 4 में भी हम लोग वही करेंगे जो क्लास 3 में किए थे। क्लास 3 में भी हम लोग यही वाला मॉड्यूल यानी ये जो चैप्टर है बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में एक प्रोफेशनल बनना, उसके लिए क्या क्या जरूरत है या किस प्रकार से हमें सोचना समझना है, यही इसी के क्वेश्चन हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चन क्लास 3 में किया था। और आज हम लोग 16 नंबर से आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये होगी क्लास में। पीडीएफ को मैं बता दूं, बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा। शुरू के 3 4 5 क्लास में बताऊंगा, उसके बाद फिर आप अपने आप डाउनलोड करना है। गूगल में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, एक वेबसाइट आएगी globaliti.org। हिंदी में भी लिखा हुआ है ग्लोबल आईटीआई फ्री स्टडी मटेरियल, इस तरह से। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट इस प्रकार से आ जाएगी आपके सामने। कोई ऐड होगा उसको बंद कर दीजिएगा। आईटीआई कोर्स का ऑप्शन होगा, इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कोपा, इस तरह से बने हुए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी पर क्लिक करिए। एम्प्लॉयबिलिटी पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग अलग आएगा। फिर फर्स्ट ईयर पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका नया वाला सिलेबस, जो इस समय लेटेस्ट सिलेबस है, उसकी कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ, पहली क्लास में मैंने कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दूसरे में कराया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप, तीसरी में हमने यही कराया है प्रोफेशनल स्किल जो प्रोफेशनल्स इन 21st सेंचुरी, और चौथी क्लास में भी यही करा रहा हूँ। यानी तीसरी और चौथी का जो है इसी 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। आगे की क्लासेस की पीडीएफ कंटिन्यू यहाँ पर लेसन वाइज जो है अपडेट होते रहेंगे। बेहतर होगा कि आप इनको भी डाउनलोड कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसको डाउनलोड करिए, बढ़िया बेसिक से पढ़िए, अपनी कमांड आज ही तैयार करिए खुद को कल के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता कि पहले यार आईटीआई कर लिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जब इनका बार्क और डीआरडीओ जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहते हैं सर मैं तो पढ़ा ही नहीं सर, अब क्या करूं मैं, मुझे तो ये नॉलेज नहीं वो नॉलेज नहीं है ना। तो आज पढ़ लो, आज मौका है, फिर बाद में क्यों इसी चीज के लिए पछतावा करना, या फिर कि अब काश पढ़ा होता, ठीक है। तो छोड़िए इन चीजों को, चलिए हम शुरू करते हैं। लोग कहेंगे यार हमेशा ही बातें करते हैं। बात इसलिए करता हूँ शायद 100 में से एक बच्चा सुन ले इस बात को और वो आगे बढ़ जाए लाइफ में, तो मजा आ जाए। खाली जगह है, यही हमें भरना है। इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचने का एक तरीका इसमें से क्या है, ठीक है। किसी भी समस्या को, आपकी लाइफ की समस्या हो, आपकी पढ़ाई एजुकेशन की समस्या हो, आपकी बिजनेस की, आपकी नौकरी की, कोई भी समस्या, देखिए जिंदगी में समस्या ही समस्या है, बिना समस्या के कोई जिंदगी है नहीं। तो कह रहे हैं कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो सोचने का एक तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अलग बात है, हमें अपने खुद पर विश्वास है वो अलग चीज है, ठीक है।
निगेटिव एटीट्यूड मतलब हमारा जो व्यवहार है, हमारा रवैया है वो निगेटिव है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि आपको कोई काम दिया गया है 6 घंटे में करना है, तो आप इस प्रकार से अपना टाइम मैनेज करोगे कि 6 घंटे में वो काम भी कर लो और आगे के 2 घंटे में अपनी पढ़ाई भी कर लो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो वो चीज टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। किसी कार्य को दिए गए समय में सही तरीके से करने के लिए टाइम मैनेज करना जरूरी है, तो वो चीज टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात होने वाली है वो होने वाली यहाँ पर कि कोई समस्या है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, वो सोचने का जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं, तो वो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, महत्वपूर्ण सोच। ये आपका यहाँ पर आंसर ए जो है वो सही हो सकता है। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोचने का तरीका होता है उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब महत्वपूर्ण सोच, किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचना, कोई डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना, कोई चीज आपको खरीदना है उसके बारे में अच्छे से सोचना, कुछ बेचना है उसके बारे में अच्छे से सोचना, कहीं आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, तो वहां जाने से पहले उसके बारे में सोचना, ये सब कहलाती है महत्वपूर्ण सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन लेते रहते हैं और कुछ लोग होते हैं हर चीज पर सोच समझकर पूरी सूझबूझ के साथ डिसीजन लेते हैं, तो वो जो क्वालिटी है या वो जो तरीका है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करूंगा, शायद कोई वीडियो, फिर मैं आपसे आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई था जो चला गया। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूजिंग चूजिंग बिटवीन 2 or more ऑप्शंस इज नोन एज प्रोसेस। कह रहे हैं आपको किसी भी चीज को लेकर आपके पास 2 विकल्प हैं। मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन है, 12th आपने कर लिया, 12वीं कर लिया, मान लो वैसे तो 10th पर भी होता बस 12वीं कर लिया, तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हो, या तो आप बीटेक कर सकते हो, या फिर आप आईटीआई कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाने की बात कर रहे हो तो टेक्निकल के फील्ड में आपको ये 2-3 ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें से आपको चुनना है, उसमें से आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है कि मैं क्या करूं या किस चीज के साथ आगे बढ़ूं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है कि जब कोई कोई कंपनी कोई सामान बनाती है, जैसे कोई कंपनी साबुन वाली है वो साबुन बनाएगी, कोई बाइक बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको उत्पादन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद कहते हैं हिंदी में, कि हाँ ये प्रोडक्ट है। जैसे ये पेन किसी कंपनी ने बनाया होगा तो ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जिस तरीके से बनाया होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी सामान को बनाने की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर वो अलग चीज है। सामान बनाने की बात हो रही है, डिसीजन लेने की बात हो रही है। नेक्स्ट है, तो मैंने तो आंसर दे ही दिया आपको, वैज्ञानिक का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि कोई डिसीजन लेना है तो हम साइंटिस्ट बन जाएं, ठीक है, या फिर यहाँ कोई टेक्नोलॉजी लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि हमें डिसाइड करना है, तो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना जरूरी है। कुछ लोग क्या होता है भाई, जिंदगी में इतने कंफ्यूज रहते हैं, इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपने घर भी जाना हो, मार्केट चले गए हैं, ठीक है, मार्केट चले गए हैं, कैसा ऐसा बताना आप लोगों के साथ, कोई ऐसा आपका दोस्त है क्या, कमेंट करके बताना। कुछ लोग जैसे मान लेते हैं आपके घर यहाँ पर, क्या है, घर यहाँ पर, और हो गई ये मार्केट। जनरली होता है ऐसा कि मार्केट, अब घर से मार्केट जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है? और एक रास्ता ऐसे। अब आपका दोस्त जो था, मान लेते हैं ये है आपका दोस्त, जो भी हो उस दोस्त का नाम आप कमेंट करके बताना। दोस्त है वो घर से निकला, आ गया मार्केट, मार्केट आ गया आपका दोस्त, ठीक है, चलो। अब ये मार्केट तो आ गया, लेकिन अब घर से जब वापस जा रहा है ना मार्केट के लिए, वो क्या करता है, उसको समझ में आ रहा है यार इस रास्ते से जाऊं, ठीक है, या इस वाले से जाऊं, इस वाले जाऊं, क्या करेगा, थोड़ी देर पहले इस रास्ते पे जाएगा, फिर कहेगा अरे नहीं नहीं, ये यार इससे मजा नहीं, फिर वापस आएगा, फिर इस वाले पे जाएगा, और भयंकर वाला हुआ तो इसमें भी आधा रास्ता थोड़ा बहुत आगे जाके फिर मुड़ेगा, कहेगा नहीं नहीं इसी वाले से चलते हैं। तो उसके में क्या है, उसके में डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, वो सही फैसला नहीं ले पाता है, कंफ्यूज रहता है अक्सर। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि दो चीजों या दो से अधिक चीज है उसके बीच में अगर आपको चुनाव करना है तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि जो चुनिए
से लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कहा हाँ आईटीआई कर लेता हूँ, आईटीआई का फॉर्म भर दिया, रास्ते में जा रहे हैं, कॉलेज तक पहुंचे, तब तक बीच में हो गए नहीं नहीं यार पॉलिटेक्निक कर लेते, वापस आ गए। तो वही चीज है, ये क्या है, अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स यानी निर्णय डिसीजन लेने का क्षमता आपके अंदर नहीं होगा तो आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहोगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम फिलहाल आंसर इसका बी करते हैं, और इससे बेहतर समझाने की कोशिश नहीं कर सकता मैं, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन। कह रहे हैं कि अगर हम डिसीजन लेते हैं किसी चीज के बारे में तो उसमें से क्या हिस्सा नहीं है। डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने के दौरान दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो डिसीजन वाले प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है। डिसीजन, अगर आप किसी चीज के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा इसमें से कौन सा है जो डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊं कि सबसे पहले ये यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड भी दिया है, बिजनेस या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड। बिजनेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको डिसीजन लेना है तो सबसे पहले उस बिजनेस या प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन के कितने ऑप्शन हो सकता हो। एक तरीका ये हो, ठीक है, एक तरीका ये हो सही करने का, दूसरा तरीका भी हो सही करने का, और तीसरा तरीका भी हो सही करने का। कोई भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको पहचानना होगा। दूसरा काम क्या होगा, सॉल्यूशन ढूंढने होंगे कि किस किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा क्या करना होगा आपको, लास्ट जो है वो आपको करना होगा परफॉर्म। परफॉर्म जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब यही काम मुझे करना है, इन तीनों में से कोई एक उठाओगे और उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, लागू कर दोगे। अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है इंतजार करिए, अभी मैं थोड़ा सा सोचने लगता हूँ। कभी कभी क्या होता है मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से बता दूँ, ठीक है, अच्छे से बताने में थोड़ा बहुत समय भी लग जाता है। चलिए सबसे पहले क्या है कि मेरी क्लास आप तक नहीं पहुँच रही, क्या हुआ, मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है, ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्लास अब तक अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मुझे इसका क्या ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन मेरे पास तीन मिल गए, ठीक है। एक कि न्यू कनेक्शन लो इंटरनेट का, ठीक है। दूसरा कि डेटा रिचार्ज करा लूँ, जो मेरे पास फ़ोन मोबाइल सिम है, ठीक है, तो मोबाइल का डेटा रिचार्ज करा दूँ क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, सब मिला के इंटरनेट मेरा काम नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मेरे पास जो कनेक्शन है, अक्सर भाई गांव में हूँ मैं, यहाँ पे अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ अक्सर होता है। तो इंटरनेट काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, मेरे को दो प्रॉब्लम के सेट थे। तो अभी कैसे कैसे थे यहाँ चल, दो सॉल्यूशन मिले मेरे को कि अब या तो नया कनेक्शन लूँ या तो मोबाइल का डेटा रिचार्ज करा, ठीक है। अब मेरे को लास्ट में क्या है कि डिसीजन को परफॉर्म करना होगा। परफॉर्म मतलब जो चीज मैं यहाँ पे ढूंढा हूँ ना इसमें से इसको करना। परफॉर्म मतलब ध्यान रखिए, परफॉर्म मतलब करना। सोच तो लिया मैंने लेकिन अब मुझे करना होगा, तो क्या करूंगा, अब मैं नए कनेक्शन का इंतजार करूंगा, तो पता करना पड़ेगा। और जैसे भी मैं कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ जल्दी कनेक्शन मिलेगा ही नहीं दूसरा, तब मैं क्या करूंगा, तुरंत मैं इसका रिचार्ज कर दूंगा, डेटा रिचार्ज करूंगा, वीडियो को अपलोड कर, ये मेरा हो गया परफॉर्म करना। तो ये तीन चीजें होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब बात की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जब बात की जाती है तो इसमें तीन चीजें होती हैं, प्रॉब्लम को ढूंढना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, और वो काम करना जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा उसको लागू करना। ये तीन चीज होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज था जो नहीं होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। जो नहीं होता है वही आपको बताना है। भूल नहीं गए भाई क्वेश्चन, शिट बोले आते हैं क्वेश्चन भाग गए। अब देखिए, हमने जो अभी बताया था आपको, हमने बताया कि समस्या का पहचान करना जरूरी है, ये तो ठीक है। जनरेट ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे सही हो सकता है, ठीक है। और निर्णय लागू, इम्प्लीमेंट डिसीजन, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है परफॉर्म,
मीन्स परफॉर्मेंस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं होगा। इम्प्लीमेंट डिसीजन, निर्णय लागू करना, ठीक है। परफॉर्म जो मैंने बता दिया, तो परफॉर्मेंस अलग चीज है, प्रदर्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया भी था, शायद अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया होगा मेरी तरह, तो जब मैं बता रहा था तो मैं ये इम्प्लीमेंट डिसीजन को मैंने परफॉर्म लिख दिया, ठीक है। परफॉर्म मतलब करना, या इम्प्लीमेंट डिसीजन मतलब जो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लाए थे उसको लागू करना। मैंने आपको बताया था लागू करना, ठीक है। हिंदी में तो सही बताया, बट इंग्लिश में गड़बड़ बता दे। ये परफॉर्मेंस नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा। और यही ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। तो निर्णय लेने का, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दिया बताने समझाने में, है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ईमानदारी काम में होना जरूरी है, ठीक है। शब्दों का हेर फेर है, बताया मैंने आपको सही, बट शब्दों का हेर फेर है। जब किसी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलेंगे तो जरूरी होगा कि हम प्रॉब्लम को पहचाने, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, प्रॉब्लम के जो ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से तरीके से सही हो सकता है वो करेंगे। और तीसरा होता है कि जो हमने ऑप्शंस में से जो सही लगेगा उसको क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे। तो ये तीन चीजें जो है आपके इसमें आएंगी, किस में आएंगी, ये आएंगे आपके डिसीजन मेकिंग में। किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर ये तीनों आएंगे। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस नाम की चीज है ना, ये नहीं आएगा। तो इसीलिए आंसर आपका डी सही होगा यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि मैं करेक्ट कर लिया होऊंगा और आप समझ गए हैं कि नहीं। प्लीज इसका स्पेशल कमेंट कीजिएगा, बाकी कोई कमेंट करिए ना। 18 नंबर का आप लिखिएगा कमेंट में आप लिखिएगा कि 18 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। प्लीज इसको लिखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया ना आपको, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं जहाँ तक, क्योंकि मैंने आपको जो यहाँ पर बताया था, ध्यान से देखिएगा। मैं बैक चलता हूँ, शायद आ जाए वो चीज़ें, थोड़ा समय ले रहा हूँ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जब यहाँ पे समझा रहा था, क्वेश्चन को हटा दिया था मैंने, ऑप्शंस के हिसाब से नहीं समझाया था मैंने, इसके हिसाब से समझाया था कि हम प्रॉब्लम का सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन लाएंगे, फिर परफॉर्म का मतलब था यहाँ पे उसको करना, लागू करने की बात थी, ठीक है। ये परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्म मैंने बोला था, परफॉर्म बोला था, परफॉर्म मतलब किसी चीज को परफॉर्म करना, करना, ठीक है। ये परफॉर्मेंस अलग चीज है, ठीक है। तो इसको मत आप लोग देखिएगा, करना देखिए मैंने हिंदी में करना लिखा था, ठीक है। इस चीज को आप लागू करना देख लीजिए, लागू करना, जैसे आपका ये था इम्प्लीमेंट, है ना। तो इससे आप जोड़ लेंगे तो ये चीज आपकी सही हो जाएगी। बाकी कभी कभी मुझसे भी गलती आती है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। देखो मनु भाई बहुत होशियार बंदे, वो क्या करते हैं, थिंक्स, सोचते हैं, किसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, अच्छी तरीके से, बिफोर, पहले, मेकिंग, बनाने से, क्या, डिसीजन। मनु के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसका डिसीजन लेने से पहले वो कई बार सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं। मैंने आपको बोला था, लोग होते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आई तुरंत कुछ ना कुछ कर देते, नहीं भाई, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसके कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से सही चुनाव करना जरूरी है, फिर उसको लागू करिए, ठीक है। तो ये भाई यही करते हैं, मनु क्या करते हैं, जब कोई भी निर्णय लेने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है, क्या ये मोटिवेशन है, नहीं, ये कोई मोटिवेशन नहीं। क्या ये टाइम मैनेजमेंट है, नहीं, टाइम मैनेजमेंट वो होता है किसी काम को सही समय पर सही तरीके से करना। लॉजिकल थिंकिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। सबसे पहला वाला जो सवाल हमने किया था उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, किसी भी कार्य को, यानी किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। और यही चीज ये कर रहे हैं, मनु क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेने से पहले, बिफोर, उससे पहले अच्छे तरीके से वो क्या करते हैं, सोचते हैं। थिंक मतलब पहले लिखा हो ना, सोचते हैं। तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। मैं एक बार सच में आपको रिवाइज करना चाहूंगा, पहले ही क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सोचना क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। और मन्नू अभी क्या कर रहे हैं, मन्नू भी वही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच रहे हैं, तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे है, ये है हिंदी में क्या नाम है भाई, रेवती, ठीक है। रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, ठीक है। रेवती नाम की एक दीदी हैं, इनको नौकरी मिली है और इनके शहर से बाहर से, बाहर से इन द सेंस मान लो रहने वाली है वाराणसी, बनारस की मान लेते हैं,
ठीक है, बनारस की रहने वाली हैं, लेकिन इनको जो जॉब लगा है इनका मान के चलते हैं साउथ में कहीं, बैंगलोर मान लीजिए, ठीक है, साउथ में बैंगलोर वगैरह में इनको जॉब लग गई। अब सी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर, उन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, ये जॉब मैं नहीं लूंगी, मैं रिजेक्ट कर दूंगी इस जॉब को, इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लिस्टिंग प्रो एंड कॉन्स, देखो, सी फॉलो द प्रोसेस, सिंपल सा है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह ये रहा है कि रेवती है, बनारस की रहने वाली है, उनके घर से 2000 किलोमीटर दूर कोई कंपनी है जहां से उनको जॉब ऑफर आया है। अब उन्होंने उस कंपनी की जो जॉब मिली है उसके बारे में अच्छी चीजें और बुरी चीजों की एक लिस्ट बनाई, उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, इस जॉब को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये जो है कौन सा प्रोसेस वो फॉलो कर रही है। देखिए, पहले तो घर से दूर था, ठीक है, तो इन्होंने प्रो मतलब होता है कि क्या अच्छी चीजें, जैसे प्रो एंड कॉन्स लिखा है ना, प्रो मतलब क्या अच्छा है उस जॉब के बारे में, और कॉन्स मतलब क्या चीजें बुरी हैं, बैड उस जॉब के बारे में जो उनको जॉब मिल रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या है। हो सकता हो सैलरी वहाँ ज़्यादा मिल रही हो, 15,000 मिल रही हो, और अभी जिस शहर में घर पे जहाँ अपने शहर में रहती है वहाँ उनको 10,000 मिल रहा होगा, सैलरी अच्छी थी। लेकिन बुरा क्या था, वहाँ का रहना, वहाँ रेंट ज़्यादा लगता है, घर से डिस्टेंस ज़्यादा है, आने जाने में किराया ज़्यादा खर्च होगा, छुट्टी 2 दिन की मिलेगी तो भी ये घर नहीं आ पाएंगे। तो ये सब बुराइयां उनको लगी, फिर उनको लगा कि मैं घर पर रहूंगी, भले ही मुझे 10,000 रुपये मिलेगा, वहाँ 15,000 मिलेगा, तो वो 15,000 कहने को ज़्यादा है, लेकिन वहाँ किराया और रहने का ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो 10,000 भी नहीं बचेगा, वहाँ मेरा 5,000 बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज़ों इन्होंने सोचा, तो उसी की बात यहाँ कर रहा है कि भाई इन्होंने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया। तो यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब होता है किसी भी समस्या का समाधान निकालना, ठीक है, किसी भी समस्या के बारे में सोचकर उसका सॉल्यूशन निकालना। अगर ऐसा कोई सवाल बनता आपका तो आप उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन निगेटिव एटीट्यूड का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि नकारात्मक सोच है उनका, रवैया है या पॉजिटिव है, नहीं। ये जो उन्होंने किया है कौन सा प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात किया था कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो, अब इनके पास क्या दो ऑप्शन था, भाई इनको जॉब मिली हुई है, ठीक है, एक जॉब पहले से है, एक इनके सिटी में है, इनके घर के पास, और एक है 2000 किलोमीटर दूर सिटी में, ठीक है, 2000 किलोमीटर दूर सिटी में। अब दोनों के बारे में इन्होंने डिसाइड किया कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, और दोनों में से एक को डिसाइड किया। यानी क्या लिया इन्होंने, इन दोनों में से इन्होंने फैसला किया, कि कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है, यानी क्या लिया इन्होंने, डिसीजन लिया। तो वही चीज है कि क्या कहलाएगा, ये डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ सतीश सर फिटर में थे हमारे आईटीआई कॉलेज पे, तो उनका सिलेक्शन हो गया आपका यूपीआरबीएनएल, ठीक है, यूपीआरबीएनएल। अब ये इनको जो पोस्टिंग हुई झांसी में, ठीक है, झांसी में, और हमारे यहाँ से झांसी आने जाने में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, पहली जॉब उनकी हमारे यहाँ फिटर ट्रेड में थे, लगभग 3 साल हमारे यहाँ कॉलेज में पढ़ाए थे सतीश सर, ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा ग्लोबल आईटी। अभी इनका बोरिंग टेक्नीशियन में दिसंबर मंथ में भी सिलेक्शन हो गया, बोरिंग टेक्नीशियन में। अब इनके साथ समस्या थी कि यूपीआरबीएनएल में रहे या बोरिंग टेक्नीशियन ज्वाइन किया, तो इन्होंने सोचा यूपीआरबीएनएल से सैलरी बोरिंग टेक्नीशियन में उनको कम मिल रही थी, इसमें सैलरी ज्यादा थी, इसमें 40 के आसपास सैलरी थी, और इसमें 35,000 के आसपास सैलरी थी, 32-35 के आसपास सैलरी कम मिल रही थी। लेकिन बोरिंग टेक्नीशियन की जो पोस्टिंग है इनके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया और इसको ज्वाइन कर लिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढा। पॉजिटिव निगेटिव क्या ढूंढा कि भाई वहाँ पर मुझे 40,000 मिल रहे हैं, लेकिन मैं घर से बाहर हूँ, घर से आने जाने के लिए 8 से 10 घंटा समय लगता है, किराया ज़्यादा लगता है, 2 दिन की छुट्टी में घर आने के बारे में सोचना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम है, घर पर डेली सुबह जाते हैं, शाम को चले आते हैं, घर पर भी रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ उनको लगा कि नहीं, वो प्लांट की जॉब है और ये इनको ब्लॉक पे बैठना है, ऑफिस टाइप का, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रेशर वाला काम नहीं था। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ा, फिर डिसीजन लेना पड़ा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। उन्होंने आर्बिनल रिजाइन दे के बोरिंग टेक्नीशियन ज्वाइन कर। तो यही चीज़, इसको क्या कहते हैं, इस क्वालिटी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं।
और ये आपके अंदर भी होनी चाहिए। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये करूँ वो करूँ, और चक्कर में कोई नहीं करते या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट? कह रहे टाइम मैनेजमेंट का फायदा क्या है। देखिए टाइम मैनेजमेंट का फायदा ये है कि कोई काम है, अगर जैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास बचे हुए हैं 60 दिन, मान कर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, और आपको पढ़ना है सब मिलाकर, अगर हम बात करें, अगर हम वीडियो क्लासेस की बात कर लें, आपको पढ़ना है 120, आपके पास 120 वीडियो क्लासेस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि 60 दिनों में मैं इस वीडियो क्लासेस को डिवाइड कर दूं, तो पर डे मुझे दो वीडियो क्लासेस पर डे देखना पड़ेगा, तब मेरा ये कंप्लीट होगा। तब क्या होगा कि सही समय पर आप कंप्लीट कर पाएंगे, अपना कोर्स कवर कर पाएंगे। लेकिन अभी आप ये सोचेंगे अरे अभी तो 60 दिन है, छोड़ो कल से पढ़ूंगा, आज एक पढ़ लेता हूँ, आज नहीं पढ़ता हूँ। ऐसे करते करते क्या होगा, अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे, 60 दिन की जगह 6 दिन बचेगा, और पता चलेगा अभी आपने तो सिर्फ 60 क्लासेज ही देखी थी, 60 तो पूरी बाकी है। फिर 6 दिन में 60 वीडियो क्लास कैसे देखोगे, फिर तो फॉर्मेलिटी करोगे। तो वही चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब करने के बाद कुछ लोग चाय पीने, कुछ लोग इस तरह का कोई शौक होता है, या टाइम पास या बातचीत करने वाले कुछ लोग होते हैं 3-3 घंटा मोबाइल पर, तो अपना बाकी ऐसे समय बर्बाद कर देते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं 8 घंटे की जॉब के बाद 1 घंटे कहीं न कहीं कुछ कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं कोई स्किल सीख रहा होता है, कोई कैड कैम सीख रहा होता है, कोई सीएनसी सीख रहा होता है, या फिर कोई अन्य कोर्सेज, कोई कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज सीख रहा होता है। वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, 1 घंटा उसके लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 घंटा जिम जरूर जाते हैं, कुछ करे या ना करे 1 घंटा जरूर जिम जाते हैं। वो उनका पूरा शेड्यूल रहता है कि कितना भी काम क्यों ना आ जाए, अपनी लाइफ का टाइम वो पहले से निर्धारित किए हुए हैं कि इतना इस चीज को मैं दूंगा। ठीक है, तो डेडिकेशन और टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। नहीं तो जो ये कहता है ना कल कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, वो होता ही रह जाता है, होता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है। तो कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं। टाइम मैनेजमेंट का फायदा है कि जो हम काम लेते हैं वो टाइम पर पूरा हो जाता है, सही बात है। हम जो डेली का लाइफ अपना गोल सेट किए हुए हैं कि आज भाई सुबह 1 घंटा योगा करेंगे, उसके बाद 1 घंटे की शाम को क्लास लूंगा मैं, उसके बाद दिन में मैं काम करूंगा अपना 4 घंटे का, कोई आपका काम हो सकता है इस तरह से, कोई होगा कोई रनिंग करता होगा भाई, उसे फोर्सेज वगैरह ज्वाइन करनी होगी, आर्मी पुलिस वगैरह, तो वो अपना 2 घंटे शाम को दौड़ता होगा, अपना टाइम सेट कर रखा होगा शाम को 5 से 7 में दौड़ूंगा ही, कहीं भी रहूंगा लेकिन मैं 5 बजे घर आ जाऊंगा क्योंकि 2 घंटे मुझे रनिंग करनी है। तो ये सारी चीजें होती। तो आपका जो डेली रूटीन है, गोल है कि हाँ पर डे मुझे काम करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अपना जो भी कार्य है वो समय पर पूरा करते हैं, प्लस आपको स्ट्रेस नहीं रहता। स्ट्रेस क्यों नहीं होता, अगर आपका काम रोज खत्म होता रहेगा तो स्ट्रेस किस बात का। लेकिन अगर आज का काम अभी नहीं, अरे यार कल का भी बाकी है, अरे यार 4 दिन का काम बाकी है, हे भगवान अब कैसे होगा, तो क्या होगा, तब तो स्ट्रेस होगा ना। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो ये सारी चीजें होंगी। ऐसे में फिर आंसर आपको कौन सा देना पड़ेगा, आंसर आपको देना पड़ेगा डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं, टाइम मैनेजमेंट के ये सभी फायदे हैं कि जो भी काम लेंगे हम समय से करेंगे, और रोज का हमारा जो गोल है वो भी अचीव होगा, प्लस टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, चलिए। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इंप्रूविंग एट वर्क। कह रहे हैं आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप जहां नौकरी करते हैं, कार्यस्थल मतलब जहां आप नौकरी करते हैं वो जगह पर बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलता है। तो ये क्या है, देखो टाइम मैनेजमेंट से तनाव नहीं होगा, कमजोरी भी नहीं होगा, ना ही प्रेशर मिलने वाला है। आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप जो काम करते हैं उसको ही तो आपका परफॉर्मेंस बोलेंगे, वो बढ़ेगा, वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि भाई टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो आपको कमजोरी, स्ट्रेस या फिर ये प्रेशर नहीं होने वाला। आपका जो परफॉर्मेंस है, आप करने के, आप जो भी काम कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये बात है, आप बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको, आपका जो लाइफ है, आपका जो करियर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आप जल्दी हाई पोजीशन में जाएंगे। यही सारी चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट के फायदे हैं ये। अब देखो द पोमोडोरो टेक्निक, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली मैं आपको कराता तो मजा नहीं आता। ये टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक ये कहती है, क्या कहती है, पहले इस टेक्निक को साइड कर देता हूँ तब समझ में आएगा, वहाँ देखते हुए रहना आप, वैसे देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा समझ में। तो ये टेक्निक कहती है कि हमारे पास एक काम है, ठीक है, जैसे
आपको कोई कह देता है कि आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है? आपको क्या करना है? 8 घंटे वर्क करना है। हो सकता है टाइपिंग वर्क हो, कोई आपको टाइपिंग वर्क दे दिया 8 घंटे, ठीक है कि आपको 8 घंटे काम करना है टाइपिंग का। उसमें आपको टॉपिक्स वगैरह सेलेक्ट करना है, स्पेलिंग सही करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आँख बंद के टाइप करना है, उसमें आपको सोचना भी है, दिमाग भी लगाना है, नोट्स बनाने कोई आपसे बोल देता है, ठीक है? कि आपको नोट्स बनाना है, 8 घंटे काम करना है। अब ये टेक्निक ये कहती है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप कि आप टास्क आपका टास्क क्या होगा कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक है? टास्क क्या हो गया? नोट्स प्रिपेयर करना। कि आपने ये किया भैया अब मैं नोट्स तैयार करने के लिए। दूसरा इसमें आपको दूसरा कहता है ये कि जो आपका 8 घंटा है ना, सबसे पहले शुरुआत करिए 25 मिनट के लिए। आप एक मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए 25 मिनट का। जैसे आपने 10 बजे काम शुरू किया तो 10:25 का एक अलार्म लगा लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, जब अलार्म आपका बजे, ठीक है, जब तक आपका अलार्म बजे तब तक काम करना है, ठीक है? यानी 10 बजे आपने काम शुरू किया, 10 बजे से काम शुरू किया तो 10:25 तक आपको लगातार काम करना है, एकदम कंसंट्रेट होके, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? तीसरा स्टेप। चौथा कह रहा है जैसे ही 10:25 आए 3 से 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो, अपनी चेयर से उठो, चलो बाहर टहल लो, मुंह धो लो या पानी पी लो या जो भी, जिस तरह से भी आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर क्या करो, फिर से बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ और फिर से यही वाला काम करो, 25 मिनट वाला फिर से शुरू करो। लेकिन कितनी बार? 4 बार। मतलब पहली बार 25 कर दिया, फिर 25 मिनट शुरू करो, फिर क्या करो, ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट शुरू करो, फिर ब्रेक ले लो। जब हम शुरू में करेंगे, ठीक है, जो आप ब्रेक ले रहे हो 5 मिनट का ले रहे हो अधिकतम, ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, 25 कर दिया, ब्रेक ले लिया, ठीक है, 5 मिनट। लेकिन जब ये स्लॉट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें 8 घंटा काम करना है, 25-25 मिनट के हिसाब से आप देखोगे तो 2 घंटा भी नहीं हो रहा है ना? तो शुरू में जब आप 3-4 बार काम कर रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। कितने मिनट का? 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन आपको 8 घंटे काम करना है, तब अब जब अगली बार 25 मिनट का इनाम लगाओ तो उसके बाद ब्रेक का टाइमिंग बढ़ाते जाओ। 5 मिनट को 10 मिनट का ब्रेक कर दो, फिर 15 मिनट का ब्रेक करो, फिर 20 मिनट का ब्रेक करो। मतलब जो ब्रेक ले रहे हो ना, उसका टाइमिंग बढ़ाते जाओ। इससे क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होगा और आपको ज्यादा तनाव या प्रेशर महसूस नहीं होगा। ब्रेक बहुत जरूरी होता है। तो इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इसमें समय को ब्लॉक में बांट दिया जाता है। ब्लॉक मतलब 25 मिनट, 5 मिनट रेस्ट, जैसे 8 घंटा है ना, इसको मैं ऐसे बांटूंगा, फिर 25 मिनट वर्क, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट वर्क, 8 मिनट रेस्ट, 25, फिर 10 मिनट रेस्ट। इस तरह से मैं बढ़ाते हुए टाइम टेबल बनाऊंगा, यानी जो टाइम है उसको मैंने ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो टेक्निक है इसको पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जाना जाता है। चलिए जब इससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड। देखिए कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, 6 घंटे का काम है, और उसको क्या किया आपने, ब्लॉक में ब्रेक कर दिया, 25 मिनट का वर्क, 5 मिनट का ब्रेक, 25 का वर्क, फिर 5 का ब्रेक, 25 का वर्क। इस तरह से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को पोमोडोरो कहा जाता है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? नहीं तो कोई आपको डायरेक्ट बता दे पोमोडोरो पोमोडोरो करते थे, क्या मजा। अब आपको एक नई टेक्निक भी पता चल गई, इसका कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, और आपको मजा भी आ गया। और आ गया हो तो कमेंट कर देना, वीडियो रोक लो भाई, कुछ नहीं होता, रोक लो, कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, लास्ट में कर देना कि अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं। चलो, अगर लगा तो मैं और मेहनत करूंगा आपको और अच्छा लगाने की, है ना, मतलब अच्छा पढ़ाने की। चल नेक्स्ट है रहीम लॉन्च MS ऑफिस। रहीम भाई ने, ठीक है, भाई ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने पता ही होगा, इसमें MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट वगैरह होता है। तो ये सब सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब इनका लंच ब्रेक रहता है। हो सकता है ये ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे इनको लगभग 45 मिनट का लंच या आधा घंटा, जो भी 30 मिनट का एक लंच ब्रेक मिलता है। कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी है, तो इनको एक लंच ब्रेक मिलता है। तो अब ये क्या करते हैं, 5 मिनट में लंच कर लेते होंगे, फिर इनके पास खाली समय बचता है 15-20 मिनट। तो अब ये क्या करेंगे, आप क्या करोगे बताओ? देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार चलो तफरी मार लेंगे, 2 बार टॉयलेट गए, 4 दोस्तों से बातचीत किए, ये सब, या फिर नमकीन या फिर चाय, इस तरह से करेंगे और फिर उनका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो आधा घंटा बेकार है, कोई मतलब।
लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लो, फॉर एग्जांपल अगर आप ही कहीं काम कर रहे हो और आप ये डिसाइड कर लेते हो यार जब भी लंच होगा तो ये क्लास आधे घंटे की लगभग होती है, थोड़ा फास्ट करना है तो यूट्यूब पे नीचे स्पीड बढ़ा दूंगा, और पर डे जो एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास है मैं जब भी लंच होगा एक क्लास देख लिया करूंगा। आपने ऐसा डिसाइड कर लिया तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, टाइम को खराब नहीं कर रहे हो, बचा रहे हो उस आधे घंटे को। लंच करते करते भी भाई टेक्नोलॉजी इतना आगे है, टिफिन के बगल में चला दो मोबाइल, विवेक सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो, रोटी खाते रहो, दोनों मजा आएगा, पेट भी भरेगा दिमाग भी, है ना। तो ये चीज कहलाती है टाइम मैनेजमेंट। तो ये भाई यही कर रहा है, अपने लंच के दौरान क्या करता है, एमएस ऑफिस सीखते हैं, ऑनलाइन सीख रहे होंगे, क्या करना है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। या तो सबकी तरफ बैठ के तफरी मारता बंदा टाइम खराब करता, या होता है उस टाइम के दौरान कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर लिया, तो ये होता है समय का मैनेजमेंट, कि उसके पास अगर यहाँ पे 30 मिनट बचा है तो 30 मिनट वो बेकार नहीं कर रहा है, उस 30 मिनट को कुछ न कुछ सीख रहा है। तो इसको आप भी आदत डालिए, ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ जो वेब सीरीज होती है, एपिसोड होते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2, मजा तो आता है आपको क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, यहाँ भी थोड़ा सा मजा लो मेरे साथ, आओ इसको एक मूवी मान लो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 30 एपिसोड है, हालांकि वेब सीरीज में 15 ही होते हैं, कि हॉलीवुड वाले में बड़े लंबे होते हैं, 20-20 एपिसोड भी होते हैं। तो अब मान लो इसमें 30 है, 20 25 30 एपिसोड है, और ये एपिसोड आपकी लाइफ बदलने वाले हैं, आपको रिजल्ट बढ़िया देने वाले हैं, और आपको बेहतर सोचने वाला और ये सब चीजें सीखने को मिलती है, लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप इनको। तो अब ये आदत अगर डालोगे तो क्या होगा, आपका टाइम मैनेज होगा, समय बचेगा, और अच्छी तैयारी भी होगी। चलिए नेक्स्ट है, भानु क्रिएट्स 25-minute टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इन द ब्लॉक्ड टाइम। कह रहे हैं कि इन्होंने एक टाइम प्लान बनाया 25-25 मिनट का, इन्होंने 25 मिनट का वो जो मैंने बताया था पोमोडोरो टेक्निक, उसमें अपना बांट दिया, लेकिन 25 मिनट में जब वो काम करते हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ, इनका ध्यान भटकता नहीं है, भले ही आत्म भटक जाए ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भानु, ये जो भानु है, ये भी पोमोडोरो टेक्निक अपनाते हैं और अपने काम को 25 मिनट के स्लॉट में बांट देते हैं, लेकिन जब 25 मिनट काम करते हैं ना फुल कंसंट्रेशन के साथ, बिना किसी भटकाव के, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, ठीक है। तो कौन सा तरीका अपनाते हैं, मैंने यार वही बता दिया, पोमोडोरो चचा वाली टेक्निक है ये। क्या कौन सी टेक्निक है, पोमोडोरो, ठीक है। अब ये इतना क्वेश्चन इस पे बना दिए ना कि भाई एग्जाम में तो पूछ ही लेना चाहिए इनको, और ना पूछें तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर ये सही होगा, कौन सी टेक्निक है, पोमोडोरो। ओके चलिए आगे, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज, देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है, ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, नहीं डिसीजन मेकिंग ये था कि कोई दो चीजें हैं, ए है और बी है, आपको डिसाइड करना है कि किसको चुने, इसको चुने या इसको चुने, तब आपका डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी कार्य का डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचना, कोई भी अगर आप कार्य है आपका, उसके बारे में फाइनल डिसीजन लेने से पहले सोचना, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा सोचना, ये तो बेकार चीज है। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके अंदर कौन सी स्किल है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि समस्या का समाधान ढूंढना किस प्रकार का कौशल ये होता है, कौन से वो व्यक्ति, अगर आप जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, आपने आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा होगा जो मोबाइल में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं अरे यार उसको एक बार दिखा लो वो सही कर देगा, ठीक है। तो उसके अंदर कौन से स्किल है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो समस्या का समाधान ढूंढने में कौशल है, उसके अंदर कौशलता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान इसमें से कौन सा ऐसा है जो उसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि समस्या है क्या, तो ये तो स्टेप है भाई। दूसरा कि जो अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको हम बांट देंगे कई हिस्सों में, तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसमें टाइमर वाइमर का कोई लेना देना नहीं है। टाइमर हम कहाँ लगा रहे थे, टाइमर हम लगा रहे थे 25 मिनट का पोमोडोरो टेक्निक में, इसीलिए यहाँ पे टाइमर देके आपको कंफ्यूज कर रहा है। कोई भी समस्या है तो हमें सबसे पहले उस समस्या को पहचानना होगा, समस्या बड़ी है तो उसको कई हिस्से में बांटना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, उसका इलाज, उसका समाधान, सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो ये तीन चीजें होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, ये टाइमर वाइमर नहीं लगाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। टाइमर कहाँ पर था, पोमोडोरो टेक्निक में था, जो 25 मिनट का हम टाइमर लगा के काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1
इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, कोई व्यक्ति है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है, वन विल गेट बेटर एट, ठीक है, यदि कोई समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है तो वह बेहतर हो जाएगा। किस चीज में बेहतर हो जाएगा? सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी समस्या का सॉल्यूशन निकाल रहा है आसानी से, मतलब उसकी कौन सी स्किल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके अंदर, और ये समय के साथ क्या होती रहेंगी? इंप्रूव होती रहेंगी, अगर वो बार बार चीजों को सही करता रहेगा। जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स आपने कर लिया, शुरू में आप सब नहीं सही कर पाओगे कंप्यूटर, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सॉल्यूशन करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रॉब्लम होगी कोई भी कंप्यूटर की, आप सही कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है, यानी वो सही कर लेता है उस चीज को, तो धीरे धीरे वो बेहतर हो जाएगा। क्या उसकी बेहतर होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी बेहतर हो जाएगी, इसलिए आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, दिखा दूं साइड देख लीजिए, नहीं तो कई बार क्या होता है मैं इधर आ जाता हूँ, कोई कहता है सर बोर्ड के सामने आ गए, हालांकि अब तो नहीं बोलता कोई। सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन लैपटॉप। सोनी दीदी है, सोनी दीदी कुछ, अबे भाई, सोनी दीदी लैपटॉप में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ट्राइंग टू डाउनलोड प्रॉब्लम, के लैपटॉप में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड नहीं होता। अब क्या होगा? सी डिड नॉट सक्सेस, सफलता नहीं मिली, मतलब कोशिश कर रहे थे 1 घंटे से, सफल नहीं हुई, उनके लैपटॉप में कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं होता। अब पहले अटेम्प्ट, मतलब शुरू शुरू में उन्होंने ट्राई किया, नहीं सही हुआ, अब क्या करना चाहिए उनको? वॉट सी डू नेक्स्ट? सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने का प्रयास कर रही है, रही होना चाहिए ना, प्रयास कर रही है, बट पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? लैपटॉप फेंक देना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, काम को छोड़ देना चाहिए, यानी जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ो कि यार नहीं मैं सही करूँ, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। नौकरी छोड़ दे, नहीं भाई, क्या करना होगा? यार एक तरीके से नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाओ। यही चीज है कि जब कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो आपने एक ही तरीका आजमाया होगा ना। जैसे आपने देखा होगा किसी भी प्रॉब्लम को लेकर यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करो तो अलग अलग तरीके से लोग बताते रहते हैं। पहले एक वाले से करो, नहीं हुआ, अब दूसरे वाले का तरीका अपनाओ, नहीं हुआ तीसरा अपनाओ, नहीं हुआ चौथा अपनाओ। कोशिश तो करो यार, कोई तो तरीका होगा ही सही करने का। तो वही चीज है कि एक बार वो शुरू अपनी प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सही हुआ तो क्या करें? दूसरा कोशिश करना होगा, ठीक है, दूसरे तरीके से करना होगा, बस वही चीज है। स्टीव मदर, स्टीव की मम्मी told him that the mixer grinder is not working। स्टीव है, स्टीव की मम्मी ने बोला बेटा ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, मिक्सर काम नहीं कर रहा है। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट? अब स्टीव भाई को पहला कदम क्या उठाना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? यही ढूंढना पड़ेगा। अगर स्टीव की मम्मी है, स्टीव को कहती है अरे नालायक बेटा है, देख जरा मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो अब स्टीव को क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए कि काम क्यों नहीं कर रहा है ना। हो सकता हो कि प्लग है उसमें लाइट ना आ रही हो, कहीं से एमसीबी डाउन हो, या तो स्विच ही ऑफ हो, मम्मी अब मिक्सर ग्राइंडर में ही स्विच दावे पड़िए मेन स्विच ऑफ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो सबसे पहले वही ढूंढिए कि समस्या है क्या, आखिर वो चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। कह रहे कंप्लेन करना, कंप्लेन करोगे भाई तो सबसे पहले सामने वाला ही पूछेगा क्या दिक्कत है सर, समस्या क्या है। ठीक है, या नहीं, हमें सबसे पहले क्या होगा? समस्या को पहचानना होगा कि आखिर चल क्यों नहीं रहा, क्या समस्या है, वो ढूंढना होगा आपको। ठीक है, आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिक्सर बेचने का कोई मतलब नहीं है, फेंक दोगे तो मैं उठा ले जाऊँ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपका जो है न्यू चैप्टर रहेगा, न्यू चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बाकी मेरी क्लास में कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट आप बताइए, और पसंद आती है फटाफट शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। आइए साथ में पढ़ते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।